गुड आफ्टरनून एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। जो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी अभ्यर्थीगण सीटेट जुलाई 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट को एग्ज़ाम को पास करने के लिए, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। और जो भी अभ्यर्थीगण जो सीटेट इस बार जुलाई में पास करना चाहते हैं, इसके लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि जितना भी सब्जेक्ट वाइज वीडियो रहेगा और प्रीवियस ईयर सभी को इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और जितना भी सेक्शन है, सीडीपी, मैथमेटिक्स, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, सभी का वीडियो बारी बारी से इस चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। जितना हो सके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो आपका सभी प्रीवियस ईयर का ही रहेगा और ओरिजिनल सीटेट का क्वेश्चन रहेगा। और आप ओरिजिनल सीटेट का क्वेश्चन को कर लिए तो फिर आपका बहुत सारा आपका अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड है सीटेट से संबंधित, आप उसको जा कर के पहले देखिए। मैथमेटिक्स का है, सीडीपी का है, ईवीएस का है, और भी हम ये आपका आज हिंदी का अपलोड कर रहे हैं, फिर इंग्लिश का, इन्हीं सभी सब्जेक्ट का और बहुत सारा वीडियो प्रीवियस ईयर का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ इसमें अपलोड करेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिए और आप अपना प्रैक्टिस सेट जैसे होता है प्रैक्टिस आप कीजिए। और इस तरह से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का, तो फिर आपका सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत सारा अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो आपका सीटेट का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। प्रीवियस ईयर है आपका जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, तो 2022 का ही ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो आपका 28/12/2022 28/12 जो 2022 को जो आपका 28/12/2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का आज हम हिंदी का पेपर को लेकर के आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूँ। जो आपका हिंदी आपका सेक्शन आपका भाग 4 में आता है, जो आपका भाषा 1 है। आप लैंग्वेज 1 में हिंदी को जो रखे हैं, या फिर लैंग्वेज 2 में लगभग जो है आपका इंग्लिश रखता है। तो आज हम भाषा 1 हिंदी को लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ, जो आपका सेक्शन 4 में है रहता है भाग। और सभी आप जानते हैं कि प्रत्येक खंड आपका 30-30 नंबर का होता है। कितना होता है? 30 नंबर का होता है। तो आप टारगेट कर लीजिए कि अब 30 में 30 आपको लाना है इस बार सीटेट के एग्ज़ाम में। तो इसमें तो आसान है, क्योंकि 30 में आपका 15 नंबर तो प्रत्येक सेक्शन से आपका पेडागोजी रहता है, जो कि पेडागोजी आप अच्छा से कर लिए तो 15 नंबर तो इधर से आ जाएगा, और 15 नंबर आपका ग्रामर वगैरह से रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी देख पा रहे हैं कि आपका ये जो आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और यहाँ पर आपका क्या होता है 91 से लेकर के 98 तक आपका यहाँ निर्देश दिया है। आप जो हिंदी का जो पेपर होता है, इसमें आपका 91 से लेकर के 120 तक आपका क्या रहता है, हिंदी का क्वेश्चन रहता है। तो इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा किस तरह का क्वेश्चन रहता है, क्या लेवल रहता है। चलिए बहुत ही आसान है, सिलेबस सीटेट का बहुत कुछ खास है नहीं। चलिए तो ये पेपर 1 का आपका पेपर 1 जो आपका कक्षा 1 से 5 के लिए जो होता है, पेपर 1 में आपका हिंदी जो भाग 1 में आपका जो है, उसको आज इस वीडियो पे देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका निर्देश दिया गया है कि प्रश्न 91 से 98 तक के आपका निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो गद्यांश आप देख रहे हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं। सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। आज यह जगह पाकिस्तान में है। वहाँ के लोग इसे मोहनजोदड़ो बोलते थे, यानी मेरे हुओं का टीला, यानी मरे हुओं का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मरे हुओं का टीला, यानी जो मरा हुआ आदमी होता है उसका टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। देखिए तब किसे पता था कि कभी यहाँ भारत की सबसे पुरानी सभ्यता बसती थी। लोगों ने इन ईंटों से अपने घर बनाए। इसके बाद फिर आगे
19वीं सदी में रेलवे लाइन बनाने के लिए 2 अंग्रेज इंजीनियर इन ईंटों को भर भर कर ले गए। जल्द ही इन 4000 साल पुरानी ईंटों पर लाहौर से कराची जाने वाली रेलगाड़ियां दौड़ने लगी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की खोज से भारत का इतिहास 2000 सालों से ज़्यादा पीछे चला गया। खुदाई में मिले इन शहरों को देखकर हैरानी हुई कि सभी शहर बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। प्रमुख सड़कें सीधी बनी थी, सभी घरों के डिज़ाइन एक जैसे थे, बीच में खुला आंगन और उसके चारों ओर कमरे। शहर के एक सिरे पर एक चारदीवारी थी जिसमें शायद राजा रहता था। इतिहासकार इसे सिटाडेल कहते हैं। फिर आगे देखते हैं। जिसमें शायद राजा रहते थे, इतिहासकार इसे सिटाडेल कहते हैं। सभी घरों की ईंटों का साइज बराबर था, 7 गुना 14 गुना 28 सेमी, मतलब उसका जो डायमेंशन था आपका का कितना था, 7 गुना यानी 7/14/28 यानी वो आपका इसका आयतन था, ईंट का साइज। सभी शहरों की दीवारों की ईंटों का साइज जो है आपका 10 गुना 20 गुना 40, मतलब वो इसका डायमेंशन था, सेमी था। और शहर एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे थे। यहाँ नालियों की बढ़िया व्यवस्था थी। अब देखिए यह जो गद्यांश था, गद्यांश को आप पढ़ लेंगे, बहुत ही हिंदी का सेक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि हिंदी को यह गद्यांश पढ़ के आपको उससे गद्यांश को पढ़कर उस गद्यांश से ही आंसर को देना होता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसमें आपका आंसर खुद गद्यांश में रहता है, उसको बस पढ़ना है, केयरफुली अच्छा से रीड करेंगे, उसके बाद आपका उसका क्वेश्चन को आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 91 नंबर क्वेश्चन आपका है। सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। लोग उसे क्या पुकारते थे? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। तो क्या पुकारते थे? बहुत ही आप पैसेज में आप देखें, पैसेज में आप पढ़ें, पैसेज में आप ध्यान से सुने होंगे तो आप उसको आंसर कर पाएंगे, या फिर उसको अच्छा से पढ़ लेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। चलिए पैसेज को अच्छा से पढ़ेंगे, आपको सब पैसेज में मिलेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 92 नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो की ईंटों से किस रेल मार्ग का निर्माण किया गया? देखिए मोहनजोदड़ो की ईंटों से जो किसका निर्माण किया गया? तो कराची से लाहौर तक के रेल मार्ग का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की ईंटों से जो है कराची से लाहौर तक का रेल मार्ग का निर्माण किया गया। तो आप उसको पैसेज को अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप आंसर करने में आप सफल रहेंगे, क्योंकि सब पैसेज में लिखा रहता है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो की ईंटें कितनी पुरानी थी? मोहनजोदड़ो की ईंटें कितनी पुरानी थी? तो कितने पुरानी थी? तो आपका 4000 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 4000 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 94 नंबर क्वेश्चन। खुदाई में मिले 2 सबसे बड़े शहरों को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ? देखिए खुदाई में मिले 2 सबसे बड़े शहरों को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, इसलिए वह आश्चर्य हुआ। चलिए अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन आपका है इतिहासकार सिटाडेल किसे कहते हैं? तो इतिहासकार जो है सिटाडेल किसे कहते हैं? तो शहर के एक कोने पर बनी चारदीवारी को, शहर के एक कोने पर बनी चारदीवारी को जो है इतिहासकार सिटाडेल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सी विशेषता इन दोनों नगरों से संबंधित नहीं है? तो क्या सभी घरों की ईंटों का आकार समान था, सभी शहरों की दीवारों की ईंटों का आकार समान था, या फिर सभी शहरों के घरों की संरचना समान थी, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका है सभी शहरों की नालियों की व्यवस्था जो है वो अच्छी नहीं थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नालियों की जो आपका सभी शहरों की नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। यहाँ पर आपका निगेटिव है, तो निगेटिव कोड वर्ड आपका, निगेटिव टैग वर्ड आपका क्या नहीं, यहाँ पे यह क्या है, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या है निगेटिव है, इसलिए वो निगेटिव से निगेटिव टैग वर्ड को आपके सहारे आपका इसको आप अच्छा सही कर पाएंगे।
तो इसका सही हो गया, सभी शहरों की नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। तो टैग वर्ड भी बहुत मायने रखता है आपको किसी को क्वेश्चन करने में। टैग वर्ड भी आपको, टैग वर्ड का भी वीडियो लेकर के आएंगे, और टैग वर्ड भी आप अच्छा से कर लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा सा मदद मिलता है टैग वर्ड के सहारे। चलिए, तो इसका टैग वर्ड आपका क्या था, नेगेटिव था, और यहाँ पर भी नेगेटिव टैग वर्ड था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 96 का डी हो गया। और आपका इसमें लिखा हुआ भी था कि पैसेज में क्या लिखा हुआ था कि आपका 1 से लेकर के 98 तक है ना, 98 तक है। चलिए, अभी और 2 क्वेश्चन है। चलिए, अब 97 नंबर क्वेश्चन, ये तो हो गया ना, 96 तो हो गया। चलिए, अब 97 नंबर क्वेश्चन आपका है, आगत शब्द है। आगत शब्द क्या है? देखिए, आगत शब्द क्या है? रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। आगत शब्द क्या है? रेलवे लाइन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, 98 आपका 8 क्वेश्चन, तो आपका क्या हो गया? 9 क्वेश्चन। 91 से लेकर के कहाँ तक? 91 से लेकर के 98 तक। तो अब क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। देखिए, हिंदी आपके लिए बहुत ही आसान है। 91 से आपका क्या है, 91 से 98 तक तो आपका एक पैसेज था, जो एक गद्यांश था, जो कि 8 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से आसानी से कर लेंगे। फिर आपका 99 से 105, यहाँ पर भी एक दूसरा गद्यांश है, इसको भी पढ़ के आपका यहाँ से भी क्या है, 6 क्वेश्चन इधर से हो जाएगा। 8 से 14 नंबर तो ऐसे ही हिंदी में आपका आ जाएगा, क्योंकि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, और पेडागोजी अपना है, आप उससे आप प्रैक्टिस, आप सभी वीडियो को आप देखिए, आपका 130 प्लस से ऊपर स्कोर आ जाएगा। बस सभी वीडियो को आप देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत ही आसान है। 8 नंबर इस पहला पैसेज से, दूसरा पैसेज से 6 नंबर, इस तरह से 814 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। चलिए, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए, 98 नंबर क्वेश्चन है, 4 दीवारी में समास जो है वो क्या है? 4 दीवारी में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव या फिर कर्मधारय। तो 4 दीवारी में जो आपका क्या है, वह द्विगु समास है। तो आप समास को पढ़ लेंगे। समास का भी वीडियो अपलोड है इस चैनल पर, आप समास का भी वीडियो आपका अपलोडेड है, आप यहाँ से आप समास को भी पढ़ लेंगे, आप सारा चीज़ आप क्लियर हो जाएगा। तो 4 दीवारी जो में किस तरह का समास है? तो द्विगु समास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, द्विगु समास। चलिए, अब नेक्स्ट जो आपका है 99 से 105 तक क्या है, दूसरा गद्यांश है, इसको भी पढ़ के क्या करना है, आंसर देना है। सेम टू सेम जैसे आप 91 से 98 तक किए, उसी तरह 99 से 105 तक करेंगे, जो आपका 6 क्वेश्चन इधर हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं। तो ये जो दूसरा पैसेज आपका है, दूसरा पैसेज आपका 99 से लेकर के 105 तक आपका 7 क्वेश्चन इधर है। तो आपका 8 पहला पैसेज से और 7 आपका दूसरा पैसेज तक, कुल मिला के आपका तो 15 नंबर तक आपको पैसेज से ही आ जा रहा है। यानी 15 नंबर आपका पैसेज से आ गया, 15 नंबर आपका किधर से आ गया, इधर पेडागोजी से आ जाएगा। आसानी से आपका 30 में 30 आपका हिंदी में आ जाएगा। चलिए, तो इस पैसेज को पढ़ते हैं। कोयल की कुहू कुहू, मयूरों का नृत्य, मेघों की प्रतिछाया में उड़ती बगुलों की पंक्तियाँ, शरद ऋतु का निरभ गगन, वसंत ऋतु में लहराते पत्ते और अनेक रंगों की छटा, बिखरते पुष्प, भंवरों की गुनगुन, सभी हमारे मन प्राणों को पुलकित कर देते हैं। परंतु दुख की बात है कि आज इस बुद्धिवादी युग में हम प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं। हर तरफ भागदौड़, अर्थ लिप्सा, कार्य व्याग्रता, संकीर्णता आदि कुछ ऐसी बातें जिनके कारण हम कभी खुले में जो है, आगे फिर देखते हैं आगे का स्लाइड में क्या है, हम जिनके कारण हम कभी खुले आसमान की ओर ताकने का समय ही नहीं निकाल पाते। यद्यपि प्रकृति की विविध दृश्यावली से परिपूर्ण हमारा देश भारत संसार भर में प्रसिद्ध है, तथापि प्रदर्शन हेतु परिवर्तनीय प्रदेशों की सैर से प्रकृति का आनंद हम उठा नहीं पाते। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थलों पर भी हम संसारिकता में उलझे और पिकनिक का मजा लेते अपना समय यूं ही गंवा बैठते हैं। चलिए, तो इस तरह से आपका पैसेज को आप पढ़ लिए केयरफुली, आप अच्छा से पढ़ लेंगे वीडियो को रोक करके। चलिए, अब क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मन को प्रसन्नता प्रदान नहीं करता है? नहीं करता है तो क्या हो जाएगा उसका, जो आपका इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मशीनों की ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मशीनों की ध्वनि जो है आपका मन को प्रसन्नता प्रदान नहीं करता है। कोयल की मधुर वाणी ये तो करता है, और रंग बिरंगे फूल ये भी करता है, मोर का नृत्य ये भी क्या है, करता है। तो कौन नहीं करता है? तो आपका मशीनों की ध्वनि, और यही आपका क्या हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नहीं पूछा इसलिए नहीं को ही सही होगा। चलिए, नहीं करता है तो मशीनों की ध्वनि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गद्यांश के अनुसार संसार में प्रसिद्ध है, संसार में क्या प्रसिद्ध है? तो संसार में प्रसिद्ध है तरह तरह के दृश्यों। संसार जो है वह संसार में प्रसिद्ध है तरह तरह के दृश्यों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। संसार में प्रसिद्ध है तरह तरह के दृश्यों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका, पैसेज को पढ़ेंगे सब, इसका पैसेज में लिखा हुआ आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है? कौन सा जो है प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है? तो क्या होगा इसका सही उत्तर होगा आपका, ठीक है, धन कमाने की चाह, कार्य की जल्दी, या आपसी प्रतियोगिता, या फिर संध्या समय आकाश को निहारना। तो जो है आपका प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है, तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है वो? प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है संध्या समय आकाश को निहारना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आपका क्या है? कारण नहीं है, ये सब कारण है। धन कमाने की चाह, आपसी प्रतियोगिता, कार्य की जल्दी, ये सब क्या है? प्रकृति से दूर जाने का कारण है, जबकि संध्या समय आकाश को निहारना क्या है? प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोलाहल भरा वातावरण, महानगरों की व्यस्तता, संकीर्णता आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम कभी खुले आसमान की ओर ताकने का समय ही नहीं निकाल पाते। वाक्य का भाव क्या है? महानगरीय व्यस्तताओं के कारण हम आसमान के नीचे नहीं बैठ पाते, या फिर महानगरों में गगनचुंबी इमारतों के कारण खुला आसमान दिखाई नहीं देता, या फिर महानगरीय व्यस्तताओं और शोर भरे वातावरण के कारण हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते, या फिर महानगरीय व्यस्तताओं के बावजूद हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय निकाल पाते। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? इसका भाव क्या है? समय नहीं निकाल पाते, यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि महासागरीय व्यस्तताओं और शोर भरे वातावरण के कारण हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 102 का सी। जो क्वेश्चन आपका है, कोलाहल भरा वातावरण, महानगरों की व्यस्तता, संकीर्णता आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम कभी खुले आसमान की ओर ताकने का समय ही नहीं निकाल पाते। तो इस वाक्य का जो भाव है आपका, महासागरीय व्यस्तताओं और शोर भरे वातावरण के कारण हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न को देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 103 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रकृति की ओर संकेत करने वाला शब्द नहीं है। प्रकृति की ओर संकेत करने वाला शब्द नहीं है, तो कौन नहीं है? शरद ऋतु, विखरते पुष्प, खुला आसमान, और फिर आपका कलपुर्जे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी कलपुर्जे। कलपुर्जे जो है आपका क्या है? प्रकृति की ओर संकेत करने वाला शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति से संबंधित, शरद ऋतु प्रकृति से संबंधित है, खुला हुआ आसमान भी प्रकृति से संबंधित है, विखरते पुष्प, तो कौन नहीं है पूछा है, कौन नहीं है? तो कलपुर्जे। जो मशीन का जो कलपुर्जा होता है वो क्या है? प्रकृति की ओर संकेत करने वाला शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भाग दौड़ में समास, भाग दौड़ में कौन सा समास है? भाग दौड़ में कौन सा समास है? समास है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय। तो आपको समास आप पढ़ लेंगे, या फिर समास का स्पेशल वीडियो हम आपको डाला हुआ है, या फिर और भी वीडियो डाल देंगे समास के लिए, जो आपका यहाँ से 1-2 क्वेश्चन समास से भी पूछा जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको तो आइडिया मिल जाएगा कि समास से 1-2 क्वेश्चन आपको रहता है। तो समास का स्पेशल आप वीडियो हम बना कर डाल देंगे, और पहले से भी डाला हुआ है, उसको भी आप देखिए तो आपको समास क्लियर हो जाएगा। चलिए, भाग दौड़ में किस तरह का समास है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका द्वंद्व समास। क्या है? भाग दौड़ में किस तरह समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदर्शन में उपसर्ग, प्रदर्शन में उपसर्ग क्या है? नो, प्रद्र, प्र या फिर दर्शन। तो प्रदर्शन में जो उपसर्ग है, उपसर्ग क्या है आपका? वी, प्र। ठीक है, जो आप उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है। तो प्रदर्शन में क्या है? प्र जो है क्या है? उपसर्ग है।
प्र क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है, प्र। जो शब्द के पहले लगता है, आगे जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में लगता है। तो दर्शन क्या है, प्रदर्शन में दर्शन क्या है, प्रत्यय है। और पर क्या है, उपसर्ग। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रदर्शन में जो है उपसर्ग क्या है, पर। क्या है, पर। 105 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर। और उपसर्ग पूछता, उपसर्ग क्या है, पर। लेकिन प्रत्यय पूछता तो क्या होता है, प्रत्यय बाद में लगता है, शब्द के बाद में जुड़ता हुआ क्या आता है, प्रत्यय, जो कि आपका दर्शन क्या है, प्रत्यय हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका उपसर्ग पूछा तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता CALP, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता जिसको CALP कहते हैं, किससे संबंधित है। तो विषयों से संबंधित, औपचारिक अकादमिक अधिगम, अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, या फिर विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, या फिर केवल मनोविज्ञान के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम। तो जो संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता जो है किससे संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, विषयों से संबंधित। विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता जो है आपका क्या है, विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है आपका, संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है। संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है। अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, या फिर विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, या फिर आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। तो इसमें सबसे कम जो है वो क्या इस्तेमाल करती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अध्यापक। क्या है, अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। संप्रेषणात्मक भाषा कक्ष में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है, तो अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम को सबसे कम इस्तेमाल करती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन आपका है, भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है, तो श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि, या फिर श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद विधि, या फिर श्रव्य भाषिक विधि और दूसरा संरचनात्मक उपागम, या फिर आपका चौथा या देखिए सी या फिर डी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, श्रव्य भाषिक विधि और संप्रेषणात्मक उपागम। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 108 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। क्या हो जाएगा, श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि का दो घटक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन आपका, लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो लता किस कौशल का आकलन कर रही है, तो लता किस कौशल का आकलन कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, श्रवण एवं वाचन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रवण एवं वाचन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी श्रवण एवं वाचन। ये किस कौशल का आकलन कर रहे हैं, श्रवण एवं वाचन, सुनना और बोलना, वाचन। लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो लता किस कौशल का आकलन कर रही है, तो श्रवण एवं वाचन। चलिए श्रवण का मतलब सुनना और वाचन का मतलब बोलना। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। ये सब पेडागोजी का क्वेश्चन है,
15 नंबर तो आपका पैसेज से आ गया 7, एक पैसेज पहला पैसेज से 8 और दूसरा पैसेज से 7, 8 7 15 हो गया। फिर इधर आपके इसका पेडागोजी 15 नंबर, तो इस तरह से आपका 30 नंबर आपका हिंदी में आ जाएगा। बहुत ही आसान है हिंदी में 30 में 30 लाना, क्योंकि पैसेज में तो गलती नहीं होगा, पेडागोजी थोड़ा सा सही करने का ज़रूरत है। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के काठिन्य स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न का काठिन्य स्तर का मूल्य 30 रुपया है, तो नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, इस प्रश्न को परीक्षा पत्र से हटा देना चाहिए, इस प्रश्न परीक्षा पत्र के लिए माध्यम रूप से कठिन होगा, या फिर यह प्रश्न परीक्षा पत्र के लिए एक अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न को परीक्षा पत्र से हटा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 110 का क्या हो जाएगा? बी। नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के कठिन स्तर का हिसाब लगा रही है और एक प्रश्न का कठिन स्तर का मूल्य 30 रुपया है, तो नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न से हटा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन। मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं? मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं? तो मौन अवधि में शिक्षार्थी जो आपका भाषा के साथ कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, भाषा के साथ कार्य करते हैं। तो मौन अवधि जो होता है, मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं? तो मौन अवधि में जो है शिक्षार्थी जो है भाषा के साथ कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 112 नंबर। 112 नंबर क्वेश्चन आपका है ELL विद्यार्थी वे डैश शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका 112 का ए हो जाएगा, दृश्यात्मक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दृश्यात्मक। ऑप्शन नंबर ए। ELL विद्यार्थी वे दृश्यात्मक शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका दृश्यात्मक, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। तो ELL विद्यार्थी हुए दृश्यात्मक शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा जी। अगला प्रश्न 113 नंबर। व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? आगमनात्मक रूप से, निगमनात्मक रूप से, या फिर बिना किसी व्याख्या के, या फिर बनावटी रूप से। तो व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका निगमनात्मक रूप से, निगमनात्मक। निगमन विधि क्या है? निगमन विधि मतलब निगमनात्मक। तो क्या है व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? तो आपका 113 का बी हो जाएगा, निगमनात्मक रूप से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 114 नंबर क्वेश्चन। हरिंदर अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं और वो एक वाक्य बोलता है। उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थी को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना है और हरिंदर किस कौशल का आकलन कर रहा है? तो ये आपका हो जाएगा आपका श्रवण। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा श्रवण, जिसको सुनना बोलते हैं, लिसनिंग। तो हरिंदर अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं और वह एक वाक्य बोलता है और उस वाक्य को सुन और समझकर विद्यार्थी को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना है। तो हरिंदर किस कौशल का आकलन कर रहा है? तो श्रवण। क्या है? श्रवण, सुनने का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 115 नंबर। 115 नंबर क्वेश्चन आपका है नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित किया गया है। बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न के आधार पर वह कहती है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। तो वह भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है? देखिए नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है, ठीक है। तो वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित किया गया है, ठीक है। तो बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न के आधार पर वो कहती है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ
तो इस वो भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा दे रही है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका शब्द भंडार। क्या हो जाएगा? शब्द भंडार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, शब्द भंडार। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन आपका है, निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है? निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो वाइगोत्स्की का निकटस्थ विकास का, पियाजे का अधिगम सिद्धांत, या फिर थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, या फिर स्किनर का संक्रियात्मक अनुकूलन। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाइगोत्स्की। क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की। तो निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो वाइगोत्स्की का निकट विकास का क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन का इधर आपका ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप अब दिखेगा। चलिए, पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्द में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। पूनम क्या करता है? 17 नंबर क्वेश्चन है, पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्द में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है, और इस क्रिया द्वारा वो अपने विद्यार्थियों के किस पक्ष को मजबूत कर रही है? देखिए, पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्द में निहित तुकबंदी वाले ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वो अपने विद्यार्थियों के किस पक्ष को मजबूत कर रही है? ध्वन्यात्मक जागरूकता, आकृति विज्ञान मूलक जागरूकता, लिपि विज्ञान मूलक जागरूकता, या फिर व्याकरण जागरूकता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 117 का ए हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? ध्वन्यात्मक जागरूकता, ध्वन्यात्मक जागरूकता। 117 का हो जाएगा ए, ध्वन्यात्मक जागरूकता। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन, सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। उसे अपनी कक्षा में किस पठन युक्त का क्रियान्वयन करना चाहिए? सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। उसे अपनी कक्षा में किस पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरकारी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, मौन पठन, या फिर ऊंचे स्वर में सस्वर पठन। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 118 का डी हो जाएगा, आपका ऊंचे स्वर में स्वस्वर पठन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊंचे स्वर में स्वस्वर पठन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 119 नंबर, विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियाँ सिखानी क्यों जरूरी है? विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सिखाने के लिए या सिखाने के लिए तो युक्तियाँ सिखानी क्यों जरूरी है? विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियाँ सिखानी क्यों जरूरी है? तो जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नए शब्द संवादा सीख सके, या फिर जिससे कि विद्यार्थी सीखे गए शब्दों को याद कर सके, या फिर जिससे कि विद्यार्थी नई भाषा अर्जित कर सके, या फिर जिससे कि विद्यार्थी अच्छे अधिगमकर्ता बन सके। तो जो आपका 119 जो है आपका 19 का ए हो जाएगा, 119 का ए हो जाएगा, जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द भंडार, नई संपदा सीख सके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही, जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 119 का हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न 120 जो आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, क्योंकि 30 क्वेश्चन का ही वो सेट होता है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो आपके 2022 में 28/12/2022 को जो हुआ था, उसी में आपका हिंदी का पोर्शन है जो आपका सेक्शन 3 में आता है। तो आप सेक्शन 4 में, किसमें? सेक्शन 4 में इसका 30 क्वेश्चन था जो आप
इस वीडियो पे देख रहे हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर। आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है, कक्षा आपकी क्या भूमिका रहेगी? आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है तो कक्षा में आपकी क्या भूमिका होगी? आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ना है, या फिर आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के लिए अवसर देंगे, या फिर शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे, या फिर चौथा, यह एक संसाधन के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत या मदद देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 120 का? क्या हो जाएगा? ABC, BCD, ACD या फिर ABD। तो 120 का जो सही उत्तर होगा आपका डी। क्या हो जाएगा? ABD। 120 का क्या हो जाएगा? डी, ABD। तो एक क्या है आपका? आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है, ठीक है। दूसरा आपका, आप सीखने के लिए की स्थिति का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थी को सीखने के अवसर देंगे। और आपका जो डी है आपका, एक संसाधन के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत मदद देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ये आपका सी नंबर गलत है। शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षार्थी के सामने विषय वस्तु प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, जो कि आपका यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, A, B और D, सी गलत है। तो A, B और D इसका सही हो गया। चलिए, इस तरह से आपका 120 क्वेश्चन का 120 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस तरह का ही वीडियो में 30 क्वेश्चन का जो हिंदी का जो आपका सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 28/12/2022, उसमें आपका हिंदी का था, जो आपका सेक्शन 4 में जो आपका हिंदी आता है, उसी का 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया, जो कि बहुत ही आने वाला जो एग्ज़ाम होगा सीटेट जुलाई 2023, इसमें ये सब भी प्रश्न को बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे का जो और भी विषय है उसको लेकर के फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।